नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज सुनते हैं बलिदानी मदनलाल ढींगरा की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। सन 1712 से 1947 तक भारत भूमि विदेशी आक्रमणकारियों तथा शासकों की गुलाम रही। इस लंबे कालखंड में भी विदेशी आक्रांताओं को भारत के वीरों ने चैन से नहीं बैठने दिया। इसका कारण था भारतीय जनमानस का प्रतिरोध, भारत भूमि के वीरों की दृढ़ संकल्प शक्ति। मदनलाल ढींगरा ने इसी शक्ति का परिचय दिया। वीर, निडर और निर्भीक देशभक्त मदनलाल ढींगरा का परिवार अमृतसर में रहने वाला एक संपन्न और अंग्रेज भक्त परिवार था। उनके पिता डॉक्टर दत्तामल अमृतसर के जाने माने चिकित्सक थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अंग्रेजी राज में उनकी तूती बोलती थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब के खिताब से सम्मानित किया था। डॉक्टर दत्तामल की 8 संतानें थीं, 7 पुत्र और 1 कन्या। सभी बेटे मेधावी और उच्च शिक्षा प्राप्त थे। मदनलाल ढींगरा डॉक्टर दत्तमल के छठे पुत्र थे। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 में हुआ था। बचपन से ही वह अपने परिवार के अन्य लोगों से भिन्न स्वभाव के थे। वह मितभाषी थे। मदनलाल ढींगरा की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के मिशन हाई स्कूल में हुई। वहीं से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट ग्रेड में उत्तीर्ण की। गणित में वे विशेष रुचि रखते थे। जब डॉक्टर साहब का तबादला गुरदासपुर हो गया तो वह मदनलाल को भी अपने साथ ले गए, किंतु मदनलाल अब पिता के बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। घर छोड़कर मदनलाल सीधे जम्मू कश्मीर रियासत में पहुंचे। वहीं उन्होंने सेटलमेंट विभाग में एक साधारण सी नौकरी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों में वे नौकरी से ऊब गए और नौकरी छोड़कर कालका चले गए। कालका में उन्हें तांगा चलाने की धुन सवार हो गई। वह वहां तांगा चलाने लगे, लेकिन जल्दी ही वह इस कार्य से भी ऊब गए। इसके बाद मदनलाल ने वहीं एक कारखाने में नौकरी कर ली। कारखाने का मालिक अंग्रेजों का भक्त था। वह मजदूरों पर अत्याचार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। वहां उन्होंने गरीब मजदूरों की दयनीय दशा देखी। उनके जीवन का यह पहला कटु अनुभव था। मजदूरों की अशिक्षा, अज्ञानता और सीधे सादे स्वभाव ने उनके मन में हलचल मचा दी। ऐसे मजदूरों पर अत्याचार होते देखकर उनका खून खौलने लगता था। मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मदनलाल ढींगरा ने कमर कस ली। इसके लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की। कारखाने के मालिक से उनकी ये गतिविधियां छिपी नहीं रही। उसने ढींगरा को नौकरी से निकालने का निश्चय कर लिया। यह नौकरी छूटने के बाद मदनलाल कुछ दिन कालका में ही रहे और फिर वापस अमृतसर लौट आए। माता पिता ने फिर उन्हें अपने अनुकूल ढालने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने विदेश जाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने दोबारा घर छोड़ दिया और बंबई चले गए। बंबई में उन्होंने पानी के एक जहाज पर नाविक की नौकरी कर ली। वहां उन्होंने अपना वास्तविक नाम नहीं बताया और न ही अपने घर परिवार का कोई पता दिया। उन्होंने यह बात भी छिपाई कि वह अमृतसर के रहने वाले हैं। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्होंने अपना नाम व पता गलत बताया। घर वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, समाचार पत्रों में फोटो भी छपवाए, सूचनाएं प्रकाशित की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। मदनलाल अब उनसे काफी दूर जा चुके थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज में नाविक का काम करते हुए लंदन पहुंच गए। मदनलाल ने लंदन में खूब सैर की, वहां का वैभव देखा। सच कहें तो लंदन का ठाट बाट भरा जीवन उन्हें लुभा रहा था।
इसलिए उन्होंने अपने माता पिता पर लंदन में लीगली पढ़ने के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई डॉक्टर बिहारी लाल ढींगरा से भी आग्रह किया। बिहारी लाल ने मदन लाल की बात मान ली और उन्हें विदेश जाकर उच्च शिक्षा पाने की अनुमति मिल गई। एक दिन मदन लाल को इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, के बारे में पता लगा। जब मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस पहुंचे तब वीर सावरकर भारतीय युवकों को संबोधित कर रहे थे। वह युवकों को भारत की दयनीय दशा के बारे में बता रहे थे। मदन लाल ने जब यह सुना तो उनका खून खौल उठा। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा हो गई। चूंकि उनका परिवार अंग्रेज भक्त था, इसलिए उन्हें देशवासियों की दयनीय दशा और उन पर होने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों का आभास नहीं था। सन 1908 में वीर सावरकर ने लंदन में एक अभियान छेड़ा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसके माध्यम से भारतीय युवकों में देश प्रेम की भावना भरने का उन्हें अच्छा अवसर मिला। वीर सावरकर जी के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी क्रांतिकारी थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बनाकर काले पानी की सजा दे दी। यह जानकर ढींगरा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। उन्होंने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एक पिस्तौल खरीदी और उसे चलाने का अभ्यास किया। साथ ही साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर काम शुरू कर दिया। लंदन में एक संस्था थी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जिसका काम था इंग्लैंड गए भारतीय युवकों को अंग्रेजों का प्रशंसक बनाना। मार्च 1909 में ढींगरा इस संस्था के कार्यालय में गए और संस्था की सचिव कुमारी एमा से मिले। उन्होंने पहले उससे दोस्ती गांठी और फिर संस्था के सदस्य बन गए। इस संस्था के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों में सर विलियम कर्जन वायली भी थे। वह बहुत धूर्त और चालाक था। भारतीय युवकों का ब्रेन वॉश करने में वह माहिर था। वह ऐसे युवकों को अंग्रेज भक्त और देशद्रोही बनाने का प्रयास करता था। इसलिए भारतीय विद्यार्थी उससे प्राय घृणा करते थे। 1 जुलाई 1909 को नेशनल इंडियन एसोसिएशन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह होने वाला था। ढींगरा कुमारी एमा से मिले और समारोह की पूरी जानकारी हासिल कर ली। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस समारोह में कर्जन वायली भी सम्मिलित होंगे। रात 11 बजे समारोह समाप्त हुआ। कर्जन वायली मंच से उतर आया। जब ढींगरा कर्जन वायली की ओर बढ़े और उससे गर्मजोशी से मिले तो ढींगरा ने उससे बढ़ चढ़कर हाथ मिलाया और उससे सटकर खड़े हो गए, मानो कोई खास बात उन्हें बताने वाले हों। बात सुनने के लिए कर्जन वायली ने जैसे ही अपनी गर्दन ढींगरा की ओर झुकाई, वैसे ही ढींगरा ने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आमोद प्रमोद थम गया। लोग सहम गए। सभी की नजरें ढींगरा की ओर उठ गई। ढींगरा तब तक अपना काम कर चुके थे। कर्जन वायली एक चीख मारकर धराशायी हो गए। ढींगरा ने उन पर 2 गोलियां चलाई। पूरी घटना के बीच ढींगरा शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई डर, घबराहट या बेचैनी नहीं थी। पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। ढींगरा ने जहांगीर हॉल जाने से पूर्व अपनी जेब में एक वक्तव्य लिखकर रख लिया था, जिसे पुलिस ने निकालकर छिपा लिया। लंदन के सभी समाचार पत्रों ने इस घटना को सुर्खियों में छापा। लंदन के उच्च न्यायालय में ढींगरा पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में मदन लाल ढींगरा ने पुलिस से वह वक्तव्य पढ़ने के लिए भी कहा,
जिसे पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनकी जेब से निकालकर छिपा लिया था, किंतु पुलिस इस बात से साफ मुकर गई। जब यह बात वीर सावरकर को पता हुई तो उन्होंने इस वक्तव्य को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का विचार बना लिया, क्योंकि उनके पास उस वक्तव्य की एक प्रति पहले से ही विद्यमान थी। वीर सावरकर ने वक्तव्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का दायित्व अपने मित्र ज्ञानचंद वर्मा को सौंप दिया। वक्तव्य लेकर ज्ञानचंद्र तब गुप्त रूप से पेरिस गए। वहां उन्होंने इस वक्तव्य की हजारों प्रतियां कराई और इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, अमेरिका आदि देशों के समाचार पत्रों के पास भेज दी। जब वह वक्तव्य विभिन्न समाचार पत्रों में छपा तो मदनलाल ढींगरा खुशी से नाच उठे। मदनलाल ढींगरा को ब्रिक्सटन जेल में रखा गया था। वीर सावरकर उनसे मिलने के लिए गए। उन्हें ढींगरा के कार्य पर गर्व था। अदालत में उन पर 25 जुलाई तक मुकदमा चला। अदालत ने मदनलाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता थी और होठों पर राम तथा कृष्ण का नाम। लगभग 65 वर्षों के बाद 13 सितंबर 1976 को पंजाब सरकार मदनलाल ढींगरा की अस्थियां भारत लाने में सफल हो पाई और 25 सितंबर 1976 को प्रातः 10 बजे अस्थि कलश राजपुरा से अंबाला, जगाधरी, सहारनपुर होता हुआ हरिद्वार पहुंचा और उसी दिन गंगा में उसका विसर्जन कर दिया गया। भारत माता ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन करती है। धन्यवाद।